फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। सबकी प्रिपरेशन जो है स्टेट वाले एग्जाम्स की अच्छे से चल रही होगी। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि स्टेट का एग्जाम जो है वो और डिले हो गया है, बट आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आई नो, बट आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो उसी हिसाब से और अच्छे से होती रहेगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैनल पर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो बाकी के पार्ट्स वो भी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी आप लोगों को। और अब जब आप 3-4 वीडियोस एक साथ देख लोगे ना तो आप लोगों को पता लगेगा कि क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स हर बार सेम आते हैं, बस क्वेश्चंस का तरीका अलग हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, आउट ऑफ विच फॉलोइंग विच इज वन ऑफ द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ गाइडेंस। अब सबसे पहले आप लोगों को गाइडेंस का मतलब पता होना चाहिए। गाइडेंस का मतलब आप लोगों ने अगर सुना हो तो गाइडेंस का मतलब होता है जब हम किसी को किसी काम के लिए गाइड करते हैं, उसको आगे से हम एडवाइस करते हैं कि आपको ये चीज करनी है, ये चीज नहीं करनी है, इस तरीके का, ठीक है। और इसके अलावा में एक वर्ड और होता है जो कि होता है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीजों के लिए स्कूलों में काउंसलिंग वगैरह की जाती है। मतलब बोर्ड एग्जाम से डरते हैं बच्चे, नर्वस रहते हैं, एंजाइटी होती है उनके अंदर, तो उनको काउंसलिंग दी जाती है। मतलब कि उनको वन साइडेड पूरी एडवाइस दी जाती है कि आपको ये चीज इस तरीके से सोचनी है, इस तरीके से नहीं सोचनी, ठीक है। बट गाइडेंस में पूरा एक ही तरफा नहीं होता, जस्ट हमें हिंट दिया जाता है, हम लोग खुद करते हैं। ओके, तो ऑप्शंस क्या क्या है, गाइडेंस इज असिस्टिंग द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ, गाइडेंस इज प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना होता है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शंस हिंदी में समझ आ रहे हैं कि इंग्लिश में, क्योंकि जो ये टीचिंग एग्जाम्स है इनके अंदर सीडीपी के क्वेश्चंस की लैंग्वेज इस तरीके की होती है, कई बार हम हिंदी में कंफ्यूज जाते हैं, कई बार हम इंग्लिश में कंफ्यूज जाते हैं। तो हम दोनों को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो, निर्देशन जो है किसी व्यक्ति को खुद को समायोजित करने में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है कि खुद को एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो ठीक है, इन्होंने हमसे रॉन्ग पूछा है। सेकंड वाला, गाइडेंस इज प्रमोशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल इन सेल्फ गाइडेंस। तो जो गाइडेंस है वो प्रमोट करता है हमको इंडिविजुअली, ठीक है ना, और ग्रोथ करता है हमारे मतलब इंडिविजुअलिटी की। उसके बाद में आ जाता है कि गाइडेंस इज हेल्पिंग द इंडिविजुअल हिमसेल्फ थ्रू अदर एफर्ट ओनली। तो देखो ओनली वर्ड जो एक नेगेटिव वर्ड होता है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जहां पर भी आपको ओनली दिख जाए ना 99.9% वही उसका आंसर होता है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है और गलत वाला ही आंसर होगा, ठीक है। फिर भी अगला भी पढ़ लेते हैं, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता देता है, तो ये भी पॉजिटिव इफेक्ट है। तो हमसे रॉन्ग पूछा था, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा। ओके, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से नहीं होता, उसमें हमारा भी योगदान होता है और समझाने वाले का भी योगदान होता है। जिसमें किसी अन्य के प्रयास से हो वो काउंसलिंग कहलाती है, ठीक है। आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। अब आ जाता है, अ टाइप ऑफ थिंकिंग इन विच वंस इंटरप्ट सेंसेशन विद एक्सपीरियंस इज नोन एज। देखो आपको ये जहां पे भी दो वर्ड दिख जाए ना, कौन सी थिंकिंग होगी, वो थिंकिंग क्या होता है, हमारा सोचने समझने की शक्ति, ठीक है ना। हम लोग दिमाग से क्या क्या चीजें करते हैं। तो सेंसेशन विद एक्सपीरियंस जब आ जाए तो वो आपको ध्यान रखना है, वो आपको परसेप्चुअल थिंकिंग है, ठीक है ना, अवधारणात्मक चिंतन है। उसके अलावा में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग आपकी आ जाती है, जब हम ये चीज अपने माइंड में सोचते हैं कि हमने क्या चीज करी है, क्या चीज नहीं करी है, क्या हमने सीखा है, क्या हमने नहीं सीखा है। देखा है ना, कभी कभी हम बैठ के देखते हैं कितने साल गुजर गए, हम लोगों ने करा क्या क्या, हम लोगों ने अचीव क्या क्या किया, सोचते हैं, खुद एनालाइज करते हैं, तो वो होती है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग में जब हम कुछ क्रिएटिव चीज करते हैं, ओके, क्रिएटिव सोचते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जब हम आलोचना, देखो यहाँ पे नाम से पता लग रहा है, आलोचना करते हैं, मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट जो हम किसी चीज के बताते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग होती है, ठीक है। ओके, अगला आता है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर द रॉन्ग। फिर से हमसे रॉन्ग पूछा, रॉन्ग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है किससे रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड, ठीक है ना। सेंटीमेंट, सेंटीमेंट्स होती है फीलिंग्स, तो इजी भाषा में इसको फीलिंग्स कहा जाता है। तो रॉन्ग क्या क्या है, इमोशंस आर द बेसिस ऑफ सेंटीमेंट्स। तो इमोशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फीलिंग के ऊपर, सेंटीमेंट्स के ऊपर, जो कि बिल्कुल अच्छी सही बात है, ठीक है ना। हमारी फीलिंग्स होंगी, जिस तरीके की हमारी फीलिंग्स होंगी उसी तरीके के हमारे इमोशंस होंगे। मान लो हमारी किसी के लिए बहुत बेकार फीलिंग्स है, तो हमारे इमोशंस भी उसके लिए बेकार ही होंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हमारी फीलिंग्स किसी के लिए बहुत अच्छी हैं और हमारे दिल में उसके लिए नफरत निकल रही हो, तो ऐसा नहीं होता। ओके, सेंटीमेंट्स आर इनिट। सेंटीमेंट जो है, भावनाएं जो है वो जन्मजात होती हैं। जन्मजात मतलब जन्म से, जब बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा नहीं होता। अब देखो हमें बड़े होते होते जब हम एडोलसेंस चाइल्डहुड स्टेज कवर करते हैं तो हमें बहुत सारे लोग पसंद आते हैं, बहुत सारे लोगों से नफरतें होती रहती हैं। तो हम बचपन से तो नहीं है, वो जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे हमारी फीलिंग्स जो है वो डेवलप हो रही है, हमारी इमोशंस जो है वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो जन्मजात जो है वो यहाँ पर लिखा है, ये चीज गलत है, ठीक है ना। अगला भी पढ़ लेते हैं, सेंटीमेंट्स गेट ओल्डर विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड दे में इवन चेंज देयर स्टेट। सेंटीमेंट्स जो होते हैं वो टाइम के साथ साथ पुराने हो जाते हैं और वो चेंज भी हो सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती हैं। मान लो अभी आप 15 साल के हो और आपको कोई और कोई चीज पसंद आ जाती है, ठीक है, आपको कोई ज्वेलरी पसंद आती है, आपको कोई साड़ी का टाइप पसंद आता है, आपको कोई ड्रेस पसंद आती है, बट मान लो अगर आप 25 साल के हो जाते हैं तो आपको वो चीज पसंद नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे जो छोटे जब होते हैं तो हमारे हीरो हीरोइंस कुछ और होते हैं, हमें कोई और हीरो पसंद है, कोई और हीरोइन पसंद है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारी पसंद नापसंद सारी चेंज हो गई। तो वो वही बोल रहे हैं कि स्थिति जो है वो बदल जाती है। ओके, तो ये भी सही है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स डू नॉट हैव सेंटीमेंट्स बिकॉज ऑफ दे डू नॉट हैव इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती। अब हम ये दिल से सोचेंगे ना तो ये तो गलत बोल रहे हैं, है ना, कि जानवरों में भी फीलिंग्स होती हैं। भाई कुत्तों में भी फीलिंग्स हैं, बिल्लियों में फीलिंग्स हैं, घोड़े हाथियों में फीलिंग्स हैं, और उनके पास बौद्धिक समझ नहीं होती, चलो दिमाग नहीं होता, ये चीज भी गलत है ना, अगर हम दिल से सोचें। बट साइकोलॉजिकली अगर हम एग्जाम की भाषा बोले तो यहाँ पर ये चीज भी गलत है, मतलब कि ये चीज भी सही है, सॉरी, ठीक है ना, गलत नहीं है। गलत हमारे दिल से सोचेंगे तब गलत है, अदरवाइज साइकोलॉजिकली ये चीज सही
की है, जो जानवर होते हैं उनमें भावनाएं नहीं होती, ठीक है ना। कहने को तो भाई कुत्ते में बहुत भावनाएं होती हैं, देखो ना, एक बार उसको बुला लें, एक बार उसको रोटी दे दें तो वो हमारे 10 दिन तक घर के बाहर बैठेगा, 10 दिन रखवाली करेगा, तो फीलिंग्स तो होती हैं। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो लाइन है ये सही है कि उनमें फीलिंग्स नहीं होती हैं और उनके पास कोई बौद्धिक समझ नहीं होती, दिमाग नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, बोलते हैं ना कि जानवर है कभी भी काट सकता है, तो सेफ रहो, तो वो चीज है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, सेंटिमेंट्स आर इनेट, ठीक है ना, सेंटिमेंट्स जो है वो जन्मजात होते हैं, ये चीज गलत है। आगे, विच ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड फॉर स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेथड जो है बिहेवियर को स्टडी करने का वो कौन सा है, तो इसका आंसर सबसे लास्ट वाला हो जाएगा आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है ना, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना, फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है ना, आत्मनिरीक्षण विधि। उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से कौन से अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अब अपराधी बालक यहाँ से मतलब क्या है, जो बहुत शैतान होते हैं, बहुत लफंगे से, आवारा से, लड़ाई झगड़े करने वाले, तो उनकी विशेषता कौन सी नहीं है। सबसे पहला डैमेजिंग स्कूल प्रॉपर्टी, तो भैया वो अपराधी है, मतलब शरारती है, तो वो तो ये स्कूल प्रॉपर्टी डैमेज करेंगे, बेंच तोड़ेंगे, कुर्सियां फोड़ेंगे, है ना। बुलिंग एंड मॉकरी, धमकी देना, उपहास उड़ाना, मतलब मजाक करना, देखा ही होगा आप लोगों ने कॉलेज वगैरह में कितनी ज्यादा होती है ये चीज, है ना, बहुत ज्यादा की जाती है। उसके अलावा टॉर्चरिंग भी बराबर तरीके से होती है, जब कोई बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा शरारती है, बहुत ज्यादा अपराधी मेंटेलिटी का है। और इसके अलावा शरीर रचना में एस्थेनिक इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर हम लोग एस्थेनिक का मतलब यहाँ पर ये है कि बॉडीली जो उसकी शारीरिक रचना है वहां से वो कमजोर है थोड़ा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, कमजोर होने से कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि जो अपराधी बच्चे होते हैं वो मतलब कि यहाँ पर नेगेटिव कामों में ज्यादा आगे रहते हैं, ठीक है ना। तो शारीरिक रचना जो है उसके अंदर कोई भी उसका लेना देना नहीं होता, शारीरिक रचना कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये इसका आंसर यही हो जाएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑब्जर्वेबल थिंकिंग प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। अब मैंने आप लोगों को ना बंडूरा की थ्योरी कल करवाई थी फ्रेंड्स, पिछले वाले उसके अंदर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर इनकी कुछ स्टेजेस होती हैं, तो वो 4 स्टेजेस बहुत ही सिंपल है बंडूरा की, जिसने उसको जो है सोशल लर्निंग थ्योरी जो है उसमें बोली हुई है। सबसे पहले जब हम इसके अंदर ऑब्जर्व करके कोई चीज सीखते हैं, ठीक है ना, तो ऑब्जर्विंग थ्योरी जो है जिसने दी है वो बंडूरा ही है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, लर्निंग थ्योरी है ये। तो सबसे पहले हम कोई चीज देखते हैं और वो चीज हमारे माइंड में घुसती है, ठीक है ना, हम कोई चीज बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनने के बाद वो चीज हम अपने दिमाग में घुसा लेते हैं, और जब दिमाग में घुसाते हैं फिर उस चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद में उस चीज से हम मोटिवेशन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल देके बताती हूँ, मान लो छोटे बच्चे का मैंने एग्जांपल दिया था कि छोटा बच्चा जब कोई चीज मम्मी को मेकअप करते हुए देखता है तो वो सोचता है यार मैं भी मेकअप करूँ, खासकर लड़कियां ये काम करती हैं, है ना। तो मेरे यहाँ पर भी मेरे पड़ोस में छोटा सा बच्चा है, वो भी यही काम करता है, मतलब मम्मी उसकी फाउंडेशन लगा रही थी तो उसने भी वो देख लिया कि हाँ भाई फाउंडेशन और इस तरीके से होता है। अब वो मेरे पास आती है तो क्या करती है, अब उसने वो चीज दिमाग में रखी हुई है, रिटर्न कर रखी है, तो वो क्या करती है यहाँ पर आती है, जैसे मैं जब पढ़ाती हूँ तो यहाँ पर पेंट ब्रश वगैरह है, तो वो ब्रश लेकर, और शी डजंट नो कि वो ब्रश है या फिर वो चीज जो है वो फाउंडेशन वाला ब्रश है लगाने वाला, वो पेंट ब्रश लेके मुंह पे लग जाती है करने के लिए, मैम आओ मैं आपका मेकअप करूँ, या फिर वो अपना मेकअप करने लग जाती है, तो वो उसको प्रोड्यूस कर रही है, रिप्रोडक्ट कर रही है, ठीक है ना। और उसी के अलावा फिर वो मोटिवेशनल, मतलब कि उसी चीज को करके उसको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वाओ मैंने मेकअप करना सीख लिया, तो मोटिवेट भी हो गई, फिर वो उस चीज को दोबारा से करती रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप एग्जाम्पल से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में मोटिवेशन। ओके, हु स्टेटेड द पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ इनेट एंड एक्वायर्ड डिपोजिशन, तो यहाँ पर आप लोगों को ये लाइन याद रखनी है, ये एज इट इज आएगी, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। पर्सनालिटी जो है वो आपकी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक में आप जितनी चीजें करते हैं, जितनी चीजें ग्रहण करते हैं, उनका ही सम टोटल होता है, तो ये वैलेंटाइन ने बोला हुआ है, ठीक है ना। आप ये यहाँ से भी याद रख सकते हैं, वैलेंटाइन को पर्सनालिटी से मेल कर सकते हैं, ठीक है ना, वैलेंटाइन और पर्सनालिटी। ओके, उसके अलावा विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स डेवलपमेंट के। अब ये क्वेश्चन ना बहुत बार आते हैं इससे रिलेटेड कि डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सा जो कथन है वो असत्य है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व चेंजेस, अब डेवलपमेंट क्या है, एक विकास है। डेवलपमेंट में क्या होता है भाई, विकास होता है, मतलब चेंजेस होते हैं कि आगे से आगे जो है वो चेंजेस होते रहते हैं कि हाँ, और मतलब कि हर तरीके से विकास होता है, किस तरीके से, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, ठीक है ना। तो ये सारे विकास के आगे चेंजेस होते रहते हैं, और इसके अंदर जैसे ग्रॉस मोटर स्किल्स चेंज होती हैं, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो डेवलपमेंट में आती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है। ओके, तो वो सारी चीजें जो है वो चेंजेस आते रहते हैं। डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट पैटर्न जो है वो अनप्रेडिक्ट होता है। अनप्रेडिक्ट मतलब कि पहले से अपूर्वानुमान नहीं होता। तो देखो ग्रोथ जो है वो अनप्रेडिक्टेबल हो सकती है, बट डेवलपमेंट अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। ओके, तो यहाँ से ये चीज तो गलत हो गई। उसके बाद आगे पढ़े, अर्ली डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। अर्ली डेवलपमेंट का मतलब जो बच्चे का स्टार्टिंग पीरियड है, जब वो पैदा हुआ है उसके बाद से 4-5 साल तक का पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा उसके लिए क्रिटिकल होता है, बड़ा होना, देखा ना, उस टाइम पर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और जो बाद वाला लेटर डेवलपमेंट है वो इजी होता है। ओके, तो ये सही है।
डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रोडक्ट है मैच्योर होने का और कोई चीज सीखने का, उसका प्रोडक्ट जो है वो डेवलपमेंट कहलाता है। तो ये 3 पॉइंट सही होगा और ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। द डेवलपमेंट पैटर्न इज अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना, अनप्रेडिक्टेबल नहीं होता। हमें पता है कि बच्चा जब पैदा हुआ है तो वो धीरे धीरे बड़ा ही होगा। हमें पता है जब बच्चा बड़ा हो रहा है तो धीरे धीरे उसके बालों की ग्रोथ बढ़ेगी। हमें पता है जब एडोलसेंस स्टेज आएगी तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे ही, ठीक है ना। तो वो अनप्रेडिक्टेबल जो है वो यहाँ पर जो बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, प्रेडिक्टेबल ही होता है। ओके, उसके बाद लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। गर्ल्स जो हैं सरपास बॉयज फिजिकली इन, गर्ल्स जो हैं वो लड़कियों से शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। तो ये चीज जो है वो किसमें बोला गया है, ये लेटर चाइल्डहुड के अंदर है, ठीक है ना। पिछली बार जब ये पेपर हुआ था तो एसटेट के अंदर ये दोनों आंसर्स माने गए थे सही, एडोलसेंस भी और लेटर चाइल्डहुड भी, बट ज्यादा जो है इसका आंसर लेटर चाइल्डहुड ही करना है आपको। लेटर चाइल्डहुड मतलब उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है ना। अर्ली चाइल्डहुड होता है कि पहले की, ठीक है ना, पूर्व बाल्यावस्था, और लेटर चाइल्डहुड होता है उत्तर बाल्यावस्था। तो आप लोगों का आंसर लेटर चाइल्डहुड में लड़कियां जो है वो शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं। और अगर मान लो आ जाता है कि लड़के कब श्रेष्ठ होते हैं, लड़के कौन सी अवस्था में होते हैं, तो उसका आंसर जो है वो किशोरावस्था आ जाएगा, ठीक है। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर फॉर द स्टडी ऑफ गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो गेस्टल्ट जो है उन्होंने कौन सी धारणाएं दी थी साइकोलॉजिस्ट ने, तो उन्होंने बोला जब हम किसी चीज को सीखते हैं, जब हम किसी चीज को करते हैं तो हमें पूरी तरीके से मेंटली तरीके से उस चीज को अच्छे से सीखना होता है, बिहेवियर अच्छे से जानना होता है, समझना होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो कॉग्निटिव प्रोसेस जो वो यहाँ पे नहीं है। कॉग्निशन जो है वो आप लोगों को पता है कि पियाजे वगैरह और वाइगोत्स्की वगैरह उसमें आ जाते हैं, ठीक है। मेंटल बिहेवियर प्रोसेस एंड संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक क्रियाएं, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। ओके, व्हाट डिड द फ्रॉड कंसीडर द पैटर्न लव ऑफ गर्ल्स। तो यहाँ पर फ्रॉड ने जो है वो समलैंगिक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। तो आप लोगों को सेक्सुअल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी थी इसने। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर लड़कियों के पितृ प्रेम भाव, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव मतलब लड़कियां जब बड़ी होती हैं धीरे धीरे 4-5 साल 6-7 साल, तो वो पापा से ज्यादा प्यार करती हैं कंपेयरिंग मम्मा, ठीक है, मतलब पापा के ज्यादा क्लोज होती है। तो उसका आंसर जो है वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। बट अगर आ जाता है जो लड़के होते हैं वो पापा के कंपेयरिंग में मम्मा से ज्यादा क्लोज होते हैं उस एज में, तो वो आ जाता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब इस दोनों में आप कंफ्यूज हो गए तो उससे आप ध्यान रखना है। लड़कियों का आया हुआ है तो लड़कियों का आप याद कर लो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मतलब करंट, सुना ना, लड़कियों को छूते साथ करंट लगता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि लड़कियों से इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द आ रहा है साउंड में, तो इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा इज अ गर्ल, तो लड़कियों का जो आएगा तो वो इलेक्ट्रा, और लड़कों का अगर आ जाता है तो वो ऑडिपस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ओके, समटाइम्स द चिल्ड्रन ऑफ गिफ्टेड पेरेंट्स वर बोर्न विद लेस इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि कोई बार जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पेरेंट्स होने के बावजूद उनके बच्चे जो है उनके अपोजिट होते हैं, दे आर लेस इंटेलिजेंट, दे आर लेस क्रिएटिव। तो इसका जो है वो जब उल्टा होता है बिल्कुल, तो वो किस वजह से होता है, तो वो आप लोगों का जो है लॉ ऑफ रिग्रेशन, ठीक है ना, प्रत्ययगमन का नियम। प्रत्ययगमन का नियम मतलब बिल्कुल अपोजिट चीज हो जाना, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंट्रोवर्ट थिंकिंग। अब इंट्रोवर्ट थिंकिंग में क्या होती है, इंट्रोवर्ट का मतलब यहाँ से सिंपल है कि जब हम बहुत शाय नेचर के होते हैं, जब हम बहुत कम बोलते हैं, जब हम सिर्फ उन्हीं से बोलते हैं जिनसे हमें पसंद है, बस 2-4 लोगों से बोलना, अंदर अंदर बातें करना, धीरे धीरे हमें सब कुछ शो करना, वो सारी चीजें होती है इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट में क्या होता है, रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है ना। वो शांत रहते हैं, एब्जॉर्ब इन ओन इंटेलेक्चुअल परस्यूट। तो ये सही हो जाएगा, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहना, मतलब खुद ही सोचते हैं, खुद ही ध्यान में लगे रहते हैं और खुद ही अपने आप को एक्टिव रखते हैं। ये लोग खुद ही सब सारी चीजें अंदर ही अंदर करते हैं, शो नहीं करते। सपोर्ट थ्योरी विद फैक्ट, प्रोपेगेट हिज व्यूज विद इंसिस्टेंट पेमेंट्स। तो यहाँ पे अपने विचारों को आग्रह और दृढ़ता से प्रचारित करना, ये सारे के सारे एक्सट्रोवर्ट थिंकिंग वाले लोग करते हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट में फर्क होता है। इंट्रोवर्ट जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, कम बोलते हैं, ठीक है ना। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, बहुत ज्यादा बातूनी होते हैं, बहुत ज्यादा ओपन होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रैंक होते हैं। तो आप किस नेचर के हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच करेक्टर करेक्ट सीक्वेंस। अब यहाँ पर सही बोला गया है, गेम्स बाय जेम्स लैंग्स थ्योरी ऑफ इमोशन। तो थ्योरी ऑफ इमोशन जो है वो किसने दी है, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, थ्योरी ऑफ इमोशन जो है वो जे लैंग्स या फिर जेम्स लैंग्स दोनों आ जा सकता है। तो थ्योरी ऑफ इमोशन में आप लोग इस तरीके से भी इसका रख सकते हैं, जेम्स ने जो है इमोशन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। इसने क्या स्टेप बताए थे, सबसे पहले कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, फिर हमारी बॉडी जो है वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करती है, मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बॉडी के अंदर, और फिर वो मेंटली स्टेज आती है, और मेंटली स्टेज के बाद इसके बाद में इमोशन क्रिएट हो जाता है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सिचुएशन, फिर बॉडी डिस्टर्बेंस, फिर मेंटली स्टेट, फिर उसके बाद में इमोशंस। ओके, अब आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनसाइट। इनसाइट की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, इनसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, अंदर। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंसिडेंटल, और उसके अलावा में हैबिट स्ट्रेंथ, रिस्पॉन्स इन स्पॉन्टेनिटी, और रिस्पॉन्स इन अ नॉवल सिचुएशन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनसाइट का मतलब होता है कि अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि मतलब अंदर ही अंदर अचानक से कोई चीज होना, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, किस उसके अंदर हम लोग शॉक हो जाते हैं, मतलब एकदम कोई चीज हमें मिलती है तो, और हम एकदम सरप्राइज हो जाते हैं, तो वो कब होता है, अचानक से तो हो ही जाता है, ठीक है ना।
जब हम कोई चीज करते हैं तो नॉट पूछा है इन्होंने, ठीक है। रिस्पॉन्स इन नोवल सिचुएशन, जब हमारे सामने कोई भी अचानक से कोई सिचुएशन नहीं आ जाए तब भी हम एकदम क्या हो जाते हैं, एकदम पागल से एकदम सुन्न से हो जाते हैं, है ना। और रिस्पॉन्स स्पॉन्टेनिटी, अनुक्रिया का सहजता से होना, और कोई चीज हम जब बताते हैं तब भी। बट हैबिट स्ट्रेंथ इसमें इंक्लूड नहीं होता, ठीक है ना। आदत बल, हम ये चीज आदत बल से नहीं है, ये अचानक से होने वाली चीज है। तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि नॉट वाला पूछा तो वही आंसर होगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रिस्क्राइब्ड बाय गॉर्डन इन हिज सिंथेटिक टेक्निक। तो इसका आंसर यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डिफरेंट, फाइंडिंग समथिंग सिमिलर, या डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, साइनेटिक्स कॉन्टेक्स्ट तकनीक में प्रतिपादक नहीं है संलग्नता, अंतर्भाविता, समान वस्तु की खोज, स्थगन और संकल्प निर्माण। तो इसके अंदर डिटैचमेंट, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट सूट टू गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब कौन सी कैरेक्टर, गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत सारी उनके अंदर चीजें होती हैं, ठीक है ना। क्रिएटिव चिल्ड्रन, तो इसके अंदर क्या चीज नहीं होती, लर्न रैपिडली एंड इजीली, ये चीज सही है कि वो जल्दी से याद कर लेते हैं चीजों को। परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क, ये भी चीज सही है। नो अबाउट मैनी थिंग्स, तो ये चीज भी सही है। मच ड्रिल इज रिक्वायर्ड, मच ड्रिल मतलब बहुत ज्यादा उनको अभ्यास की जरूरत होती है, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाती है, वो एक ही बार में सारी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फोर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि वही पूछा है। व्हाट इज द रेंज एज रेंज ऑफ प्यूबर्टी स्टेज, प्यूबर्टी स्टेज कौन सी होती है। तो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि स्टेजेस जो है वो डेवलपमेंट की कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले होता है इन्फेंसी, ठीक है ना। इन्फेंसी का मतलब होता है यहाँ पर आप लोगों का 0 से 2 साल, ठीक है ना। तो इन्फेंसी स्टेज उसको जो है सेंसिटिव पीरियड बोला जाता है, ठीक है, जो मैंने पिछली बार भी कराया था। फिर उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के बाद आता है लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को क्या बोला जाता है, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की होती है, जिसके अंदर टॉय एज होती है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इमिटेटिव स्टेज होती है, मतलब हम कुछ चीज देख देख के सीखते हैं, ओके। उसके बाद में लेटर चाइल्डहुड जो है वो 6 से 12 साल की होती है, जो गेम एज होती है, ठीक है ना, जो स्कूल एज होती है, लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एज होती है, फिजिकल डेवलपमेंट इसके अंदर धीरे होती है, ओके। और मोटर डेवलपमेंट जो है वो जल्दी जल्दी फास्ट होती है, मतलब ग्रॉस स्किल्स हमारी डेवलप होती हैं। उसके बाद आता है हमारा एडोलसेंस, ठीक है ना। अब ये जो एडोलसेंस जब स्टार्टिंग की एज है, जो कि एडोलसेंस कौन सी स्टेज होगी, जो 12 से बाद होगी, तो 11 से 12 के आसपास जो सी स्टेज होती है वो प्यूबर्टी होती है, जब एडोलसेंस की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पर आंसर जो है वो 11 से 16 हो जाएगा, प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है ना, जो एडोलसेंस की शुरुआत है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट कौन से होते हैं, परफॉर्मेंस टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जिसके अंदर हमें कोई कोई स्किल्स दे जाती है कि आप लोगों को ये करके दिखाना है। तो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट जो है परफॉर्मेंस टेस्ट है, क्यूब कंस्ट्रक्शन टेस्ट भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है, हम कुछ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। द पास अलोंग टेस्ट भी एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। बट आर्मी अल्फा टेस्ट जो है वो एक इंटेलिजेंस टेस्ट है। आर्मी रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा टेस्ट, बीटा टेस्ट, वो सारे के सारे इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो वो परफॉर्मेंस टेस्ट में नहीं आता, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच एज डेवलप द एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जीन पियाजे के अंदर जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4 स्टेजेस होती हैं, जिसके अंदर मैंने पिछली बार आप लोगों को बताया था एक सेंसरी मोटर स्टेज है, ठीक है ना, हर उसमें बताती हूँ मैं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो 0 से 2 साल की होती है। 0 से 2 साल के अंदर जो एज होती है, 0 से 2 साल वाली एज सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, जिसके अंदर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, ठीक है ना। डिफर्ड इमिटेशन मतलब कोई चीज हम देख के सीख रहे हैं, ओके। और जो बच्चा मतलब कि सेंसेशन सेंस से सीखता है चीजों को, ठीक है। उसके बाद में आ जाती है आपकी प्री ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है वो 2 से 7 साल की होती है। 2 से 7 साल के अंदर बच्चा जो है वो उसके अंदर लॉजिक कम लगते हैं, ठीक है, और इकोसेंट्रिज्म होता है, एनिमिज्म होता है, तो 2 साल से 7 साल के बीच में। उसके बाद में आता है कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट जो है वो 7 से 11 साल की एज होती है। 7 से 11 साल की एज के अंदर वो कंजर्वेशन करना सीख जाता है, सीरिएशन लगाना सीख जाता है, क्लासिफिकेशन करना सीख जाता है। तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार आपको याद होंगी चीजें, ठीक है ना। और चीजों को क्लासीफाई करना सीख जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, और उसके बाद में लास्ट स्टेज आ जाती है आपकी कौन सी, 11 से 15 साल, 11 से 15 साल जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो सबसे पहले सेंट्री मोटर, फिर उसके बाद में प्री ऑपरेशनल, फिर उसके बाद में कंक्रीट, फिर उसके बाद में आ जाती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है बच्चा, मतलब कि अब वो बड़ा हो गया है तो वो कॉन्सेप्ट्स को समझ रहा है, वो चीजों को सीख रहा है, समझ रहा है, दुनियादारी को देख रहा है, सोसाइटी को देख रहा है, ठीक है ना, और इमेजिनेशन कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो एडोलसेंस स्टेज मतलब की फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही होती है। तो वो बड़ी होती है 11 से 14 साल की एज, ठीक है। 11 से 14 या 11 से 15 है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिसके अंदर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग सॉल्व कर रहा है, ओके। हु स्टेटेड द एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंस इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला जो है किसने बोला था, ये आपको स्टेटमेंट एज इट इज याद रखनी है। एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंस इन प्रोपोर्शन एज ही इज एबल टू कैरी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये जो है टर्मन ने बोला था, इसका आंसर हो जाएगा टर्मन, ओके। उसके बाद में आगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द हिडन इमोशनल सफोकेटिंग एंड पावर इनसाइड द चिल्ड्रन कॉल्ड। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इमोशनल कैथारसिस, ठीक है ना, जो बच्चों के भीतर छुपे संवेगी घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो इसको हिंदी में संवेगिक विरेचन और इंग्लिश में इवोचन कैथारसिस। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब हमारे अंदर कुछ अंदर ही अंदर घुट रहा होता है तो उस चीज को बाहर निकालने के प्रोसेस को कैथारसिस जो है वर्ड यूज किया जाता है, इमोशनल कैथारसिस, ठीक है ना। उसके बाद आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ द एक्टिविटी इज नॉट सुटेबल फॉर सैटिस्फाइंग द इंस्टिंक्ट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब क्या होता है, जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा होड़ मचली होती है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, तो वो वाली चीजें कौन सी सिचुएशन में वो चीज नहीं आती। अवॉइडिंग पोजीशन इन द क्लास और स्कूल, अवॉइडिंग पोजीशन मतलब
कि आप ये करो और आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है पोजीशन से नवाजा जाएगा। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्यूरियोसिटी तो नहीं आई, बस हम लोग काम करेंगे और हम लोगों को उसके अकॉर्डिंग चीजें मिलेंगी। बट क्यूरियोसिटी कब आएगी? आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट, है ना, कोई चीज हम आंसर कर रहे हैं और हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्यूरियोसिटी जगती है कि हाँ यार इसका आंसर ये कैसे हुआ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर भी क्यूरियोसिटी जगती है, डिस्कशन जो है उसके अंदर भी क्यूरियोसिटी जगती है। तो ये वाले का इसका आंसर हो जाएगा, मतलब अवॉइडिंग पोजीशन वाली जो ऑप्शन है, क्योंकि ये नॉट वाला है, ठीक है ना, इससे हमारे अंदर कोई भी क्यूरियोसिटी जो है वो नहीं जगती, तो ये नॉट वाला है, वही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में आता है रेशा स्याही डब्बा परीक्षण में कितने कार्ड निर्धारित हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है रोसाज इंक ब्लॉक टेस्ट, तो ये ब्लॉक टेस्ट है सबसे पहले तो, और ये क्या है, एक परफॉर्मेंस टेस्ट है। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसमें टोटल 10 ब्लॉक कार्ड जो है वो लिए गए थे, मतलब कि कार्ड टेस्ट था ये, ठीक है ना। और इसके अंदर टोटल 10 ब्लॉक कार्ड थे, जिसके अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है ब्लैक और व्हाइट कार्ड जो है वो 5 थे, और ब्लैक व्हाइट और रेड कार्ड जो है वो आप लोगों के 2 थे, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट एंड रेड, और 5 ब्लैक एंड व्हाइट थे, और उसके अलावा में 3 जो थे वो आप लोगों के मल्टी शेड कलर थे, मल्टी शेडेड, ठीक है ना, वो मल्टी शेडेड थे आप लोगों के। तो इस तरीके से आपको रखना, टोटल 10 थे। ओके, हु इज नोन एज द फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, तो आप लोगों को ध्यान रखना है एजुकेशन साइकोलॉजी जो है वो ईएल थॉर्नडाइक हो जाएगा। इसके अलावा में शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के पिता जो है वो ईएल थॉर्नडाइक हो गए। बट अगर आप जैसे पूछ लेते हैं वास्तविक रूप से मनोवैज्ञानिक के पिता कौन थे, तो वहां पर आपको विलियम वांट करना है, जिसके अंदर आप लोगों को पिछली बार पेपर में आपने क्वेश्चन भी देखा था कि जर्मनी में उन्होंने एक प्रयोगशाला जो है वो बनाई थी, फर्स्ट प्रयोगशाला बनाई थी, तो वो विलियम वांट थे। ओके, हु इन्वेंटेड सोशियोमीटर टेक्निक, सोशियोमेट्रिक टेक्निक जो है वो किसने मतलब डेवलप की थी, तो इसका आंसर जे एल मैरोनो हो जाएगा, जे एल मैरोनो, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे आ जाता है विच इज द फोर्थ स्टेज ऑफ साइकोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू इरिक्सन। अब यहाँ पर ना आपको इरिक्सन की स्टेजेस याद करनी है, जो कि 8 स्टेजेस हैं, ठीक है ना, 8 स्टेजेस हैं, और जो मैं कोशिश करूंगी कि वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं जिसके अंदर वो 8 स्टेजेस जो मैं आपको बता पाऊं, जिसके अंदर टी ए और आई 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 इस तरीके से, और लास्ट में आप लोगों के पास आगे आ जाता है जिसके अंदर जनरेटिविटी हो जाता है, ठीक है ना, एडल्ट स्टेज हो जाती है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। फिलहाल अभी इसका आंसर जो है वो यहाँ पे इंडस्ट्री एंड इंफेरियरिटी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी की इंटीमेसी वगैरह एज जो है वो आपकी आगे होती है, ठीक है, शुरू वाली। आगे, अकॉर्डिंग टू रोज विच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट इज नोन एज स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज, तो मैच्योरिटी स्टेज जो है वो स्यूडो मैच्योरिटी मतलब मिथ्या परिपक्वता। मिथ्या परिपक्वता मतलब जब हमें लगता है कि हम बहुत मैच्योर हो गए, जब बच्चों को लगता है कि वो बहुत मैच्योर है बट वो एक्चुअली मैच्योर होते नहीं है, तो वो चाइल्डहुड की स्टेज है, ठीक है ना। बोलते हैं वो एक्ट ऐसा करते हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा समझदार हो गए, बट वो अभी एक्चुअली में है नहीं, तो उसी को जाता है स्यूडो मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, चाइल्डहुड। व्हेन अ पर्सन ट्राई टू मेक हिज थॉट एंड एक्शन अकॉर्डिंग टू अदर whom he like to follow then this kind of activity, जब एक बच्चा जो है अपनी चीजों को उस अकॉर्डिंग करता है जो इंसान उसको पसंद है, उसके अकॉर्डिंग वो करना स्टार्ट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना। इसके अलावा में अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब हम कोई चीज किसी ऊपर थोपते हैं कि ये चीज तुम्हें करनी है तो करनी है। ओके, उसके अलावा में रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है कि मतलब कि ये चीज आप लोगों को या तो ऐसे करो या वैसे करो बट करनी ऐसे ही है, तो उसको हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जबरदस्ती किसी से करवाना, ठीक है ना, कि अपनी बात उनके ऊपर थोप देना कि हाँ तुम्हें ये करना है। तो आइडेंटिफिकेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये आपको मेन ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन स्पीच डिसऑर्डर चाइल्डहुड, कॉमन स्पीच डिसऑर्डर मतलब जब बच्चा शुरू में बोलना सीखता है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन सी चीज नहीं आती, नॉट वाला पूछा है, देखो गलती मत करना, ठीक है, लिपसिंग की प्रॉब्लम होती है, और उसके अलावा में स्लरिंग की प्रॉब्लम होती है, अस्पष्ट उच्चारण, स्टटरिंग की भी प्रॉब्लम होती है, मतलब हकलाता है वो, ठीक है ना, बट डिप्लेशन ऑफ एनर्जी इससे ऐसा कुछ नहीं होता। जब बच्चा सीखता है उसके अंदर एनर्जी भरपूर मात्रा में होती है और वो बोलने से रिलेटेड नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि गलत वाला पूछा तो गलत ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका पेपर हो गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आपको जस्ट पेपर इस तरीके से नहीं देखना कि आपको इनके आंसर्स मिल पाए, आपको इनके अंदर से कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो हिंट लेना है बस, ठीक है। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा में आपको इसी चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक दिस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।